नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, जो सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, अक्सर लोगों के दिमाग में बहुत सारे चार्ट्स और नंबर्स घूमने लगते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए आज हमारा मिशन है इसे आसान बनाना, इसकी परतें खोलना। हमारे पास ज़ेरोधा वर्सिटी का एक मॉड्यूल है और हम उसी की मदद से इसे गहराई से समझेंगे। बिल्कुल, और देखिए, सीधे फ्यूचर्स पर कूदने से बेहतर है कि हम एक कदम पीछे जाएं। अच्छा, कहाँ? उसके एक पुराने और सरल रूप पर, जिसे कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि पुरानी व्यवस्था में क्या दिक्कतें थीं, तब तक ये भी समझ नहीं आएगा कि फ्यूचर्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये तो बहुत दिलचस्प तरीका है, मतलब कहानी को उसकी शुरुआत से समझना। एग्जैक्टली। तो चलिए इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को एक कहानी से ही समझते हैं। मान लीजिए दो पार्टियां हैं, एक एबीसी ज्वेलर्स जो गहने बनाते हैं और दूसरे XYZ गोल्ड डीलर्स जो सोना इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब तारीख है 9 दिसंबर 2014। ये दोनों एक समझौता करते हैं। कैसा समझौता? समझौता ये है कि एबीसी ज्वेलर्स ठीक 3 महीने बाद यानी 9 मार्च 2015 को XYZ डीलर से 15 किलो सोना खरीदेंगे। और सबसे जरूरी बात, सोने की कीमत आज ही तय हो जाती है, 2450 रुपए प्रति ग्राम। सुनने में तो ये एक नॉर्मल बिजनेस डील जैसी लग रही है, पर एक मिनट, कोई भविष्य के सौदे की कीमत आज ही क्यों तय करना चाहेगा? दोनों पार्टियों को इससे क्या मिलेगा? यहीं पर आप कह सकते हैं इस सौदे का मनोविज्ञान छिपा है। दोनों की सोच एक दूसरे से एकदम उल्टी है। अच्छा, कैसे? देखिए, एबीसी ज्वेलर्स को डर है कि सोने की कीमतें आसमान छू सकती हैं। शायद शादी का सीजन आ रहा हो, तो वो आज ही 2450 रुपए की कीमत पर सौदा पक्का करके खुद को भविष्य की महंगाई से बचाना चाहते हैं। वो इस सौदे के खरीदार हैं। और XYZ गोल्ड डीलर्स, उनकी क्या सोच है? तो उन्हें लगता है कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ ऐसा होगा जिससे सोने की कीमतें गिर जाएंगी। तो वो आज की इस ऊंची कीमत पर अपना सोना बेचकर मुनाफा कमाना चाहते हैं। वो इस सौदे के विक्रेता हैं। समझी। तो एक को लग रहा है कि दाम बढ़ेंगे और दूसरे को लग रहा है कि दाम घटेंगे। बिल्कुल, एक को तेजी का डर है, दूसरे को मंदी की उम्मीद। इसी विरोधाभास की वजह से ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मुमकिन हो पाया। ठीक है, तो दोनों ही अपने अपने जोखिम को कम कर रहे हैं। चलिए अब 3 महीने आगे चलते हैं। 9 मार्च 2015 को क्या क्या हो सकता है? 3 संभावनाएं हैं। पहली, मान लीजिए सोना सच में महंगा हो गया और कीमत पहुंच गई 2700 रुपए प्रति ग्राम। तो इसमें एबीसी ज्वेलर्स का फायदा हुआ। हाँ, उनकी तो जीत हुई। उन्हें बाजार से 250 रुपए प्रति ग्राम सस्ता सोना मिल रहा है। 15 किलो पर उनका सीधा सीधा फायदा होगा लगभग 38 लाख रुपए का। और XYZ डीलर्स का उतना ही नुकसान होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि उन्हें अब बाजार से महंगा सोना खरीदकर एबीसी तो सस्ते में देना पड़ेगा। और अगर इसका उल्टा हो जाए, मान लीजिए कीमत गिरकर 2050 रुपए हो गई, तो इस बार बाजी XYZ डीलर्स के हाथ में होगी। अब उन्हें बड़ा फायदा होगा, लगभग 59.5 लाख रुपए का, क्योंकि वो बाजार के सस्ते सोने को एक महंगी पहले से तय कीमत पर बेच रहे हैं। और नुकसान होगा एबीसी ज्वेलर्स का। सही, उन्हें वो महंगा सोना खरीदना ही पड़ेगा। और तीसरी संभावना तो सीधी है, अगर कीमत नहीं बदली तो ना किसी का फायदा ना नुकसान। पर मेरा एक सवाल है, जब हिसाब का दिन आता है तो क्या सच में 15 किलो सोना एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है? इसके 2 तरीके हैं। पहला, जिसे फिजिकल सेटलमेंट कहते हैं, उसमें सच में सोने का लेन देन होता है। XYZ डीलर्स 15 किलो सोना एबीसी को देंगे और पैसे लेंगे। और दूसरा तरीका ज्यादा आम है, जिसे कहते हैं कैश सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट मतलब सोने का कोई लेन देन नहीं होगा, बस कौन जीता और कौन हारा उसका हिसाब होगा। जैसे पहले वाले केस में, जहां एबीसी को 38 लाख रुपए का फायदा हो रहा था। हाँ। XYZ डीलर्स बस उन्हें 38 लाख रुपए कैश दे देंगे और मामला वहीं खत्म। असल में सोने को लाने ले जाने की वो कोई जरूरत ही नहीं। वाह, ये सिस्टम सुनने में तो बहुत सीधा और सरल लगता है। 2 लोग मिले, एक दूसरे की जरूरत पूरी की और समझौता कर लिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंची हैं। इसमें कुछ बड़ी खामियां जरूर होंगी। इसकी सादगी ही इसका सबसे बड़ा खतरा है। इसमें 4 बड़े जोखिम हैं। पहला है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क? हाँ, सोचिए, एबीसी ज्वेलर्स को XYZ जैसा कोई ऐसा इंसान ढूंढना कितना मुश्किल होगा जिसे ठीक उसी समय उतनी ही मात्रा में सोना बेचना हो और जिसकी सोच भी उनसे उल्टी हो। सही बात है, ये तो हमेशा मुमकिन नहीं है। और अगर कोई मिल भी गया तो दूसरा और शायद सबसे बड़ा खतरा तो भरोसे का होगा, है ना? बिल्कुल,
इसे कहते हैं डिफॉल्ट रिस्क। मान लीजिए सोने की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई और XYZ डीलर्स को करोड़ों का घाटा हो रहा है। क्या गारंटी है कि वो पैसे देंगे? वो तो मुकर भी सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि एक निजी समझौता है, तो कोई पुलिस या रेगुलेटर भी नहीं है जो बीच में आए। और मुझे लगता है आप तीसरे जोखिम की तरफ इशारा कर रहे हैं। कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई सेबी जैसी संस्था नहीं है जो निगरानी रखे। सही। और चौथा जोखिम है इसकी कठोरता। मतलब एक बार आपने सौदा कर लिया तो आप 3 महीने के लिए उसमें फंस गए। अच्छा, मतलब आप बीच में निकल नहीं सकते? नहीं। अगर 1 महीने बाद ही आपका मन बदल गया या बाजार का मिजाज बदल गया तो भी आप इस सौदे से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये पूरा सिस्टम भरोसे पर टिका है और इसमें जोखिम भी बहुत है। तो क्या इसे बेहतर बनाने का कोई तरीका निकला? बिल्कुल, और उन्हीं समस्याओं का समाधान है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 80 के दशक की एक कार है। काम है आपको ए से बी तक ले जाना, और फ्यूचर्स आज की मॉडर्न कार है। काम आज भी वही है, लेकिन अब सेफ्टी फीचर्स के साथ। एग्जैक्टली। अब इसमें एयरबैग, ABS, सीट बेल्ट जैसे कई सेफ्टी फीचर्स हैं जो सफर को ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाते हैं। वाह, ये बढ़िया एनालॉजी है। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ये एयरबैग और ABS जैसे फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला और बड़ा फीचर ये है कि फ्यूचर्स किसी दो लोगों के बीच निजी तौर पर नहीं होते, ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। एक तरह के वित्तीय सुपरमार्केट में। बिल्कुल। आपको अपने लिए खरीदार या विक्रेता ढूंढने की जरूरत नहीं, एक्सचेंज ये काम करता है। दूसरा, सब कुछ मानकीकृत होता है। मतलब अगर सोने का कॉन्ट्रैक्ट है तो कितना सोना, जिसे लॉट साइज कहते हैं, सौदा कब खत्म होगा यानी एक्सपायरी डेट, सब कुछ पहले से तय होता है। और उस कठोरता वाली समस्या का क्या, कि आप सौदे से बाहर नहीं निकल सकते? उसका भी समाधान है। फ्यूचर्स ट्रेडेबल होते हैं। अगर आपने आज एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा और कल आपको लगता है कि आपको उससे बाहर निकलना है, तो आप उसे किसी और को बेच सकते हैं। आप सौदे में बंधे नहीं रहते। और सबसे जरूरी सेफ्टी फीचर? सबसे जरूरी, ये रेगुलेटेड होता है। सेबी जैसी संस्थाएं इसकी निगरानी करती हैं और एक्सचेंज खुद गारंटी लेता है, जिससे डिफॉल्ट रिस्क वो लगभग खत्म हो जाता है। चलिए इसे एक असली ट्रेड के उदाहरण से समझते हैं। हमारी स्रोत सामग्री में TCS का एक उदाहरण है। 15 दिसंबर 2014 को TCS के मैनेजमेंट ने कुछ कहा जिससे बाजार घबरा गया और स्टॉक 3.6% गिर गया। अब एक ट्रेडर को लगता है कि ये गिरावट जरूरत से ज्यादा है और स्टॉक वापस ऊपर जाएगा। सही। अब वो ट्रेडर सीधे TCS के शेयर खरीदने के बजाय TCS का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का फैसला करता है। उसे टर्मिनल पर दिखता है TCS दिसंबर फ्यूचर्स, एक्सपायरी है 24 दिसंबर 2014, लॉट साइज है 125 शेयरों का। मतलब उसे कम से कम 125 शेयरों का सौदा करना ही होगा। हाँ, और उस वक्त फ्यूचर्स की कीमत चल रही थी 2,374 रुपए 90 पैसे। तो इस पूरे सौदे की कीमत यानी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या हुई? 125 शेयर गुणा 2,374 रुपए 90 पैसे। बिल्कुल, ये हुआ करीब 2,96,862 रुपए। जैसे ट्रेडर बाय का बटन दबाता है, एक्सचेंज तुरंत उसके लिए एक सेलर ढूंढता है और सौदा पक्का। ये सब कुछ ही सेकंडों में हो जाता है। और हुआ क्या? क्या ट्रेडर की भविष्यवाणी सही निकली? हाँ, अगले ही दिन 16 दिसंबर को TCS फ्यूचर्स की कीमत बढ़कर 2,460 रुपए हो गई। अब ट्रेडर चाहे तो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकता है। स्क्वायर ऑफ ये क्या होता है? ये बस एक फैंसी शब्द है। इसका सीधा मतलब है अपनी पोजीशन को उलटना। अच्छा, क्योंकि उसने पहले खरीदा था तो अब वो बेच देगा। हाँ, उसने एक लॉट खरीदा था, अब वो एक लॉट बेच देगा। ऐसा करते ही वो सौदे से बाहर और अपना मुनाफा या नुकसान बुक कर लेता है। इस मामले में उसे एक ही दिन में 10,633 रुपए 5 का मुनाफा हुआ। या मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आ रहा है, अगर उसे TCS पर तेजी का ही यकीन था तो उसने सीधे जाकर TCS के 125 शेयर क्यों नहीं खरीद लिए? ये फ्यूचर्स का रास्ता क्यों अपनाया? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब एक शब्द में है, लेवरेज। यही फ्यूचर्स की सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा खतरा भी। लेवरेज, मैंने ये शब्द सुना तो है, पर इसका ठीक मतलब क्या है? इसे एक रियल एस्टेट के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट खरीदना है। ठीक है। आपको बिल्डर को पूरे 1 करोड़ रुपए देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देकर उसे बुक कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ 10 लाख रुपए देकर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर लिया। अच्छा, ये तो समझ आता है। अब मान लीजिए 1 साल बाद उस अपार्टमेंट की कीमत 25% बढ़कर 1 करोड़ 25 लाख रुपए हो जाती है। आप अपनी बुकिंग किसी और को बेच देते हैं, आपको 25 लाख रुपए का मुनाफा होता है। हाँ। अब सोचिए,
आपने लगाए कितने थे? सिर्फ 10 लाख रुपए। और कमाया कितना? 25 लाख रुपए। आपके निवेश पर ये 250% का रिटर्न है। अरे वाह! यही लेवरेज है। कम पैसे लगाकर एक बड़ी संपत्ति को नियंत्रित करना और उसके मुनाफे को कई गुना बढ़ा देना। तो अब हमारे TCS वाले ट्रेडर ने भी यही किया? बिल्कुल। मान लीजिए उस ट्रेडर के पास कुल 1 लाख रुपए थे। अगर वो सीधे शेयर खरीदता तो उसे लगभग 42 शेयर मिलते। जब शेयर की कीमत बढ़ी तो उसे करीब 5,800 रुपए का फायदा होता। मतलब उसके 1 लाख रुपए के निवेश पर लगभग 5.8% का रिटर्न। ठीक है, 5.8%। अब फ्यूचर्स से तुलना करते हैं। फ्यूचर्स में उसे 2.96 लाख का सौदा करने के लिए पूरे पैसे नहीं देने था। उसे बस एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी थी, जिसे मार्जिन कहते हैं। अच्छा। मान लीजिए ये सिर्फ 14% थी, यानी लगभग 41,335 रुपए। तो अपने 1 लाख रुपए से वो आसानी से 2 लॉट यानी 250 शेयर खरीद सकता था, जिसके लिए उसे करीब 83,000 रुपए का मार्जिन देना होता। 2 लॉट मतलब उसने लगभग 6 लाख रुपए के शेयरों को कंट्रोल कर लिया सिर्फ 83,000 लगाकर। एग्जैक्टली। और जब कीमत बढ़ी तो उसे 250 शेयरों पर फायदा हुआ, जो था लगभग 39,250 रुपए। ओ। अब सोचिए, 83,000 रुपए के निवेश पर लगभग 39,000 रुपए का मुनाफा। यह है करीब 47% का रिटर्न। 1 मिनट, 47%, कहाँ 5.8% और कहाँ 47%? राइट। ये तो अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरा भी लगता है। अगर कीमत दूसरी दिशा में चली जाती तो क्या ट्रेडर का नुकसान भी इतनी ही तेजी से नहीं बढ़ता? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। लेवरेज एक दोधारी तलवार है। ये आपको राजा भी बना सकता है और रंक भी। TCS के मामले में लेवरेज लगभग 7 गुना था। इसका मतलब है कि स्टॉक में 1% की बढ़त आपके निवेश पर 7% का मुनाफा देगी, लेकिन 1% की गिरावट आपके निवेश पर 7% का नुकसान भी देगी। तो फिर जोखिम प्रबंधन कैसे होता है? यहीं से जोखिम प्रबंधन यहाँ सबसे जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये मार्जिन जो एक तरह की सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये इस जोखिम को संभालने में कैसे मदद करती है, खासकर जब कीमतें हर दिन बदल रही हों? यहीं पर फ्यूचर्स का दूसरा सेफ्टी फीचर काम आता है, जिसे कहते हैं मार्क टू मार्केट या M2M। मार्क टू मार्केट। हाँ, ये एक बहुत ही सरल और शानदार प्रक्रिया है। एक्सचेंज हर दिन बाजार बंद होने के बाद आपके सौदे का हिसाब करता है। अगर आपको दिन में फायदा हुआ है तो मुनाफे की रकम रात को आपके खाते में डाल दी जाती है, और अगर नुकसान हुआ है तो उतनी रकम आपके खाते से काट ली जाती है। अच्छा, तो ये लगभग वैसा ही है जैसे आप अपने दोस्त के साथ एक लंबी शर्त लगाते हैं, लेकिन हर दिन के अंत में हिसाब कर लेते हैं ताकि अंत में कोई भी बड़ी रकम देने से मुकर ना जाए। क्या खूब कहा। बिल्कुल यही है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि किसी का भी नुकसान बहुत बड़ा जमा ना हो जाए। हिसाब रोज का रोज होता रहता है। तो ये डिफॉल्ट के जोखिम को जड़ से खत्म कर देता है। सही कहा। तो ये मार्जिन और M2M मिलकर कैसे काम करते हैं? मान लीजिए मेरे खाते में 1 लाख रुपए हैं और मैंने 83,000 रुपए का मार्जिन देकर TCS के 2 लॉट खरीद लिए। अब मेरे खाते में 17,000 रुपए कैश बचे हैं। अगले दिन मुझे 20,000 रुपए का नुकसान हो जाता है, तो क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल। वो 20,000 रुपए का नुकसान M2M के तहत पहले आपके बचे हुए 17,000 रुपए के कैश बैलेंस से काटा जाएगा। और बाकी के 3,000? वो आपके 83,000 रुपए के मार्जिन डिपॉजिट से काटे जाएंगे। अब आपका मार्जिन डिपॉजिट घटकर 80,000 रुपए रह गया। एक्सचेंज की एक न्यूनतम सीमा होती है, जिसे मेंटेनेंस मार्जिन कहते हैं। मान लीजिए वो 75,000 रुपए हैं। और अगर मेरा मार्जिन उस 75,000 रुपए की सीमा से भी नीचे चला गया तो? तब आपको अपने ब्रोकर से एक फोन आएगा। अच्छा? उसे कहते हैं मार्जिन कॉल। वो आपसे कहेगा कि आपके खाते में पैसे कम हो गए हैं, कृपया और पैसे डालें ताकि मार्जिन का स्तर वापस सुरक्षित हो जाए। और अगर मैं पैसे नहीं डाल पाई तो? तो ब्रोकर आपकी पोजीशन को बाजार में जबरन बेचकर अपने नुकसान को रोक लेगा। ये पूरा सिस्टम थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित करता है कि कोई एक व्यक्ति पूरे सिस्टम को जोखिम में ना डाल सके। वाह! तो आज की बातचीत को अगर मैं समेटूं तो हमने एक साधारण से दिखने वाले लेकिन जोखिम भरे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कहानी से शुरुआत की। हाँ। फिर हमने देखा कि कैसे फ्यूचर्स ने एक्सचेंज, मांकीकरण और रेगुलेशन जैसे सेफ्टी फीचर्स लगाकर उन जोखिमों को दूर किया। और सबसे दिलचस्प बात, हमने लेवरेज की दोधारी तलवार को समझा कि कैसे ये मुनाफे को बढ़ा सकता है और कैसे मार्जिन और M2M का सुरक्षा कवच हमें इसके खतरों से बचाता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। फ्यूचर्स बाजार असल में सिर्फ कीमतों पर सट्टा लगाने के लिए नहीं है।
ये जोखिम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का एक विशाल और कुशल सिस्टम है। अच्छा। हाँ, एक किसान अपनी फसल की कीमत आज लॉक करके अपना जोखिम एक ट्रेडर को बेच रहा है, जो उस जोखिम को लेने के लिए तैयार है। ये पूरी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करता है। तो ये पूरा सिस्टम जोखिम को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। क्या इसका मतलब ये है कि ट्रेडर्स इसका इस्तेमाल सिर्फ कीमत ऊपर या नीचे जाने पर दाव लगाने के अलावा और भी चालाकी भरे तरीकों से कर सकते हैं? बिल्कुल। और यहीं पर फ्यूचर्स की असली दुनिया खुलती है। कैसे? सोचिए, एक ट्रेडर को लगता है कि बाजार में अभी अनिश्चितता है, लेकिन उसे ये भी पता है कि ये अनिश्चितता लंबे समय तक नहीं रहेगी। वो सिर्फ इस समय के अंतर पर दाव लगाना चाहता है, ना कि कीमत की दिशा पर। ये कैसे मुमकिन है? वो एक रणनीति अपना सकता है जिसे कैलेंडर स्प्रेड कहते हैं। वो एक ही स्टॉक के जनवरी महीने के फ्यूचर्स को खरीदता है और साथ ही फरवरी महीने के फ्यूचर्स को बेच देता है। एक को खरीदना और दूसरे को बेचना एक साथ? हाँ, क्योंकि एक पोजीशन का फायदा दूसरी के नुकसान को लगभग बराबर कर देता है। उसका सीधा जोखिम बहुत कम हो जाता है। वो सिर्फ दोनों महीनों के कॉन्ट्रैक्ट की कीमतों के बीच के छोटे से अंतर के बदलने पर खेल रहा होता है। वाओ! ये शतरंज की तरह है, सिर्फ खरीदने या बेचने से कहीं ज्यादा गहरा। ये हमें दिखाता है कि वित्तीय बाजार सिर्फ अटकलबाजी नहीं, बल्कि जोखिम प्रबंधन और रणनीति की एक गहरी कला भी है।